देखो, एक्सरे ट्यूब के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें यह पता करना है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज WC रोन्टजन ने की थी, सबको पता होगा। और कब की थी? 8 नवंबर 1895 को रोन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। कुछ दिनों बाद ही रोन्टजन डे आने वाला है, सभी सेलिब्रेट करना इसको। तो 1895 को 8 नवंबर 1895 को रोन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी, समझे? इसकी इन्होंने सबसे पहले की थी। एक्सरे क्या होता है? एक्सरे एक एनर्जी कन्वर्जन का एक एग्जाम्पल होता है। क्या होता है? एक्सरे एक एनर्जी कन्वर्जन का एग्जाम्पल होता है, जिसमें क्या होता है? कैथोड से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्या आते हैं? कैथोड से फास्ट मूविंग यानी बहुत ही तेज स्पीड से चलकर इलेक्ट्रॉन आते हैं एनोड की ओर, और एनोड पर टकरा के वो क्या करते हैं? एक्सरेज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। एक्सरेज में क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है? मास। और एक्सरेज क्या होती है? फोटोन यानी एनर्जी पैकेट्स होती हैं। ये क्या होते हैं? एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। इसलिए ये मास टू एनर्जी कन्वर्जन का एक एग्जाम्पल है। ये क्या है? एक एनर्जी कन्वर्जन का एग्जाम्पल होता है। अब हम एक्सरे ट्यूब की ओर बढ़ते हैं। एक्सरे ट्यूब किसकी बनी होती है? आपने देखा होगा एक्सरे ट्यूब में, अगर आपने किसी ने देखा है तो एक्सरे ट्यूब एक ग्लास एनवेलोप की बनी होती है। उसका बाहरी आवरण किसका होता है? कांच का या ग्लास का बना होता है। जैसे मैं अगर एक्सरे ट्यूब का डायग्राम बनाऊं तो ये एक्सरे ट्यूब का डायग्राम एक बेसिक डायग्राम हो गया। ये एक्सरे ट्यूब है। इस एक्सरे ट्यूब का बाहरी आवरण किसका बना होता है? पायरेक्स ग्लास का बना होता है। किसका बना होता है? पायरेक्स ग्लास का। पायरेक्स ग्लास में कौन सा कंपाउंड या कौन सा जो साल्ट होता है? इसमें बोरोसिलिकेट होता है। क्या होता है? बोरोसिलिकेट। बोरोसिलिकेट को हम क्या कह देते हैं? पायरेक्स ग्लास भी कह देते हैं। बोरोसिलिकेट को हम क्या कह देते हैं? पायरेक्स ग्लास भी कहते हैं। इस जो एक्सरे ट्यूब की जो ग्लास एनवेलोप है, इस ग्लास एनवेलोप के अंदर क्या होता है? इस ग्लास एनवेलोप के अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया होता है। क्या होता है? वैक्यूम क्रिएट किया हुआ, यानी इसमें एक निर्वातित होती है, इसमें निर्वात उत्पन्न किया होता है। राहुल खन्ना, अपने वीडियो को आप ऑफ कर दो, है ना? नीचे आप नीचे ऑप्शन देखोगे, वीडियो बटन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपका वीडियो ऑफ हो जाएगा, जिससे आपके पास मेरी ज्यादा स्पीड से इमेज और साउंड आपके पास पहुंच पाएगा। ठीक है? तो एक्सरे ट्यूब का जो ग्लास एनवेलोप, ये ग्लास क्या होता है? एनवेलोप पायरेक्स ग्लास का बना होता है, और इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया होता है। एक्सरे ट्यूब में क्या होता है? वैक्यूम क्रिएट किया गया होता है। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि एक्सरे ट्यूब में वैक्यूम क्यों क्रिएट किया जाता है? एक्सरे ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट करने की क्या जरूरत होती है? तो देखो, एक्सरे ट्यूब के अंदर ये होता है एनोड और ये होता है कैथोड। यहां से इलेक्ट्रॉन हम एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ भेजते हैं, और ये एनोड, इनकी एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स की बोम्बार्डिंग से क्या होती है? एक्सरेज क्रिएट होती है। इनसे क्या होती है? एक्सरेज क्रिएट होती है। हमने निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन भेजे हैं, उनसे निश्चित संख्या में क्या होगा? एक्सरेज प्रोडक्शन होगा। और हमने इलेक्ट्रॉन्स को वेलोसिटी भी फिक्स दी है। हमने क्या किया? इनकी वेलोसिटी भी फिक्स कर दी है हमने, ट्यूब करंट के या किलो वोल्टेज पीक बढ़ाकर इनके बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में, जिससे क्या होगा? वो एक निश्चित वेलोसिटी से एनोड पर टकराएंगे, और उनकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, उससे एक्सरेज भी अपनी क्या होगी? एक एवरेज होगा जो वो फिक्स होगा। लेकिन अगर इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट नहीं किया गया होगा तो क्या होगा? इसके अंदर जो एनवायरमेंटल एयर है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम वगैरह, मतलब एनवायरमेंटल एयर एक मिक्सचर होता है। अगर ये इसके अंदर इनके एटम होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन इन गैस मॉलिक्यूल से क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे या टक्कर करेंगे। जिससे कोलाइड करेंगे या टक्कर करेंगे तो क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉन से मतलब अलग अलग इफेक्ट होते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, ब्रेमस्टॉर्म वगैरह, उनसे क्या होगा? इनसे एक्सरे, इनसे इलेक्ट्रॉन और ज्यादा बाहर निकलेंगे। यानी ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया और इसने ऑक्सीजन एटम से रिएक्शन की, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा। तो देखो, हमने निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन भेजे थे, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ऑक्सीजन से टकराए और उनका मल्टीप्लीकेशन हो गया। वो क्या हो गए? एक से ज्यादा हो गए। दूसरा,
अगर इससे ऑक्सीजन से कोलाइड होगा तो उससे इन इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, न तो हमारा एक्सरेज की संख्या पर, एक्सरेज की क्वालिटी पर और न एक्सरेज की क्वांटिटी, दोनों पर ही अपना कंट्रोल नहीं रहेगा। तो हम एक्सरे ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि इन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के इमिशन को रोका जा सके। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन दूसरी गैस के आयनाइजेशन से बाहर निकलते हैं। तो इन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के इमिशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा एक चीज और है, आपने इन एनोड को बाहर पावर सप्लाई से जोड़ने के लिए आप स्पेशल वायर काम में लेते हो। इन वायर्स को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग वायर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग वायर बोलते हैं। ये कनेक्टिंग वायर इस ग्लास एनवलप से अंदर से होके आएंगे। और आपको पता है इस दुनिया में हर पदार्थ गर्म होकर फैलता है, उसकी फैलने की दर अलग अलग होती है। उनके जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है हर पदार्थ का अलग अलग होता है, हर पदार्थ के फैलने की दर अलग होती है। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि एक्सरे ट्यूब में जब इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर टक्कर करते हैं तो एनोड पर टक्कर करने से एक्सरे ट्यूब में क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट का प्रोडक्शन होता है। और उस हीट के प्रोडक्शन के कारण इस पायरेक्स ग्लास के जो एनवलप है, ये पूरा सिस्टम में क्या होगा, हीट होगा, इसमें हीट प्रोड्यूस होगी तो ये गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो यहाँ पर जो ग्लास और वायर सील है इसके भी ब्रेक होने की संभावना हो जाती है। कैसे हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ग्लास होगा, ये अलग रेट से एक्सपेंशन होगा इसका, और वायर होगा, इसका एक्सपेंशन अलग रेट से होगा। तो जब इनके एक्सपेंशन में रेट में डिफरेंस होगा तो इस सील के ब्रेक होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, जिससे क्या होगा, ये सील ब्रेक हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम इसके लिए इस तरह की स्पेशल वायर, स्पेशल एलॉय के जो कनेक्टिंग वायर काम में लेते हैं, जिनका एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या हो, जिनका एक्सपेंशन कोफिशिएंट पायरेक्स ग्लास के लगभग बराबर हो, ताकि वो दोनों एक समान स्पीड से फैले और उनके अंदर वो जो इनकी ग्लास वायर जो सील है वो ब्रेक ना हो, वो टूटे ना। एक्सरे ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक्सरे ट्यूब में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। पायरेक्स ग्लास होता है, इवैक्यूएटेड होता है, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया होता है, और दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड कहलाता है एनोड और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या कहता है, कैथोड। एनोड होता है जो एक्सरे ट्यूब का, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और कैथोड होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हम वन बाय वन क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रोड्स की हम स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैथोड को, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होगा और ये आकर एनोड पर टकराएंगे, जिनसे एक्सचेंज होगी। तो सबसे पहले हम कैथोड के बारे में हम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं एक्सरे ट्यूब का पहला टर्मिनल होता है कैथोड। ये क्या होता है रे, नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्सरे ट्यूब क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। इसके तीन भाग होते हैं। पहला होता है कनेक्टिंग वायर, पहला क्या होता है, कनेक्टिंग वायर। दूसरा होता है फिलामेंट, और तीसरा क्या होता है, फॉक्सिंग कप। कैथोड तीन भागों से मिलकर बना होता है, कनेक्टिंग वायर, फिलामेंट और फॉक्सिंग कप। कनेक्टिंग वायर के बारे में हमने देख लिया, कनेक्टिंग वायर ऐसी मेटल का बनाते हैं जिसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट पायरेक्स ग्लास के लगभग बराबर हो। मैं फिलामेंट का एक डायग्राम बना देता हूं। ये कनेक्टिंग वायर क्या करते हैं, फिलामेंट को वोल्टेज और एम्पीरेज यानी एम्पीयर करंट और वोल्टेज दोनों प्रोवाइड करते हैं। फिलामेंट को हम लो वोल्टेज तथा हाई एम्पीयर की धारा प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, लो वोल्टेज लगभग कितना होता है, 10 वोल्ट के आसपास होता है, और इसको हाई करंट कितना 5 to 6 एम्पीयर का इसको करंट प्रोवाइड कराते हैं, जिससे क्या होता है I2RT। आपने पढ़ा होगा धारा का तापीय प्रभाव।
थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। क्या होता है, किसी करंट में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें टेम्परेचर उत्पन्न होता है। तो इस हाई वोल्टेज हाई करंट के कारण क्या होगा, इसके अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट होगा, जिसके कारण होगा कि ये रेड हॉट एकदम से लाल होकर इतना गर्म हो जाएगा कि ये लाल हो जाता है। तो ये क्या करता है, फिलामेंट को लो वोल्टेज तथा हाई करंट प्रोवाइड करवाता है। ये क्या कहलाता है, कनेक्टिंग वायर। इसके बाद में हम देखते हैं फिलामेंट। फिलामेंट किसका बना होता है, एक्सरे ट्यूब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, एक्सरे ट्यूब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। एक्सरे ट्यूब में फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन वायर का बना होता है। इसमें क्या होता है, इस पे जो टंगस्टन वायर होता है, इस टंगस्टन वायर का डायमीटर होता है 0.2 मिलीमीटर। कितना होता है, 0.2 मिलीमीटर, यानी 1 मीटर का भी 5वां भाग होता है, बहुत ही पतला होता है। और इस वायर को हम एक स्पाइरल यानी एक कुंडली के अंदर इसको स्पाइरल किए रखते हैं। इस कुंडली का जो स्पाइरल है, इसका व्यास कितना होता है, 0.2 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना होता है, 0.2 सेंटीमीटर, यानी वायर का डायमीटर, वायर का व्यास कितना होगा, 0.2 मिलीमीटर। और इसको हम एक स्पाइरल, एक कुंडली के रूप में उसको लपेटे रखते हैं, जिसको हम जिसका व्यास कितना होता है, 0.2 मिलीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर होता है, 0.2 सेंटीमीटर होता है। और इस फिलामेंट की लेंथ लगभग 1 सेंटीमीटर या उससे कम होती है। ये फिलामेंट की डायमेंशन होती है। फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन मेटल, टंगस्टन धातु का बना होता है। और इसका ये डायमेंशन होगा, इसका वायर का डायमेंशन है 0.2 मिलीमीटर, और इसको एक कुंडली के रूप में लपेटे रखते हैं, जिसका डायमेंशन होता है 0.2, जिसका डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर होता है। और इस टंगस्टन फिलामेंट की लेंथ 1 सेंटीमीटर से आसपास ही होती है, उससे थोड़ी कम ही होती है, कई बार 1 सेंटीमीटर होती है। मैंने आपको बताया ये टंगस्टन फिलामेंट क्या होता है, ये एक्सरे ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है। ये कैथोड या फिलामेंट जो है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है एक्सरे ट्यूब के अंदर। इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन इससे बाहर किस प्रोसेस के द्वारा निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन इससे बाहर थर्मियोनिक इमिशन प्रोसेस के द्वारा निकलते हैं। किसके निकलते हैं, जिसे हम टापाइनिक उत्सर्जन भी कहते हैं। फिलामेंट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन थर्मियोनिक इमिशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, थर्मियोनिक इमिशन के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सरे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन का इमिशन कौन से प्रिंसिपल से होता है, कौन से प्रोसेस से होता है, तो वो क्या होता है, थर्मियोनिक इमिशन से होता है। तो थर्मियोनिक इमिशन इफेक्ट से इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। और थर्मियोनिक इमिशन से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम थर्मियोन कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मियोन। तो पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि एक्सरे ट्यूब में थर्मियोनिक इमिशन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं थर्मियोन्स कहते हैं। उनको क्या कहेंगे, थर्मियोन्स कहेंगे। तो थर्मियोनिक इमिशन होता क्या है, ये भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि इसको जो ये कनेक्टिंग वायर के जरिए हम लो वोल्टेज और 5 to 6 एम्पियर का हाई करंट देते हैं। मैंने यहाँ पे बैटरी जोड़ी है, मैंने ये आपको सिर्फ पावर सप्लाई के लिए बताया। वास्तव में यहाँ पे जो ये डीसी करंट जो होता है, ये इसकी यहाँ पे क्या होता है, फिलामेंट ट्रांसफार्मर के द्वारा इसको करंट दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, फिलामेंट ट्रांसफार्मर के द्वारा इसको करंट दिया जाता है। तो इसको करंट देंगे हम, फिलामेंट के अंदर हाई जो वोल्टेज होगा, वो ये हाई करंट होगा, वो इसके अंदर फ्लो होगा। तो उससे क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। और गर्म होने से क्या होगा, गर्म होने से इस फिलामेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसकी सतह के बाहर आकर इकट्ठे हो जाएंगे, वो इसकी सतह के बाहर आकर इकट्ठे हो जाएंगे। थर्मियोनिक इमिशन क्या कहलाता है, देखो, किसी भी मेटल को अगर आप गर्म करते हो, ये मान लीजिए एक मेटल पीस है, ये कोई भी मेटल होगी, आयरन हो गया, कोई भी मेटल ले लो, इसको आप गर्म करोगे तो नॉर्मली क्या होता है, इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, वो इसकी सरफेस को छोड़ के बाहर कभी नहीं आते, नॉर्मल टेम्परेचर कभी नहीं आते। लेकिन अगर आप इसको गर्म करोगे, इसको क्या करोगे, गर्म करोगे बर्नर के द्वारा, तो जब ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, उस कंडीशन में इसके जो सतह के नीचे जो इलेक्ट्रॉन है, जो अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो सतह के बाहर आकर इकट्ठे हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, बाहर आकर। कैसे हो जाएंगे, उन्होंने इतनी जो थर्मियोनिक जो एनर्जी है, तापीय ऊर्जा है, वो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी ले लेते हैं कि वो सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, सरफेस को छोड़कर ही बाहर आ जाते हैं।
तो सरफेस को छोड़कर बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन, और वो भी किस प्रोसेस से, गर्म करने से। तो गर्म करने से अगर इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाते हैं तो ऐसा प्रोसेस थर्मियोनिक इमिशन कहलाता है। ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, थर्मियोनिक इमिशन कहलाता है। तो ध्यान देखो, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के कई तरीके होते हैं। क्या होते हैं, जैसे आप अगर किसी पदार्थ के ऊपर एक स्पेशल जो वेवलेंथ का आप प्रकाश डालोगे तो कई धातु ऐसी उनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। लेकिन ये थर्मियोनिक इमिशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के और भी तरीके होते हैं। अगर धातु को गर्म करने से अगर आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो तो वो थर्मियोनिक इमिशन कहलाएगा। तो इसी तरह से जब टंगस्टन फिलामेंट गर्म हो जाएगा तो इसकी सतह के बाहर आकर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे। ये फिलामेंट है, इसके एकदम से बाहर आके, बहुत ज्यादा बाहर नहीं आते, ऐसे नहीं है कि जो मेटल सरफेस है उससे 1-2 सेंटीमीटर बाहर आ गए, जस्ट सरफेस के एकदम से बाहर, एकदम से पड़ोस में, इमीडिएट विसिनिटी बोलते हैं इसको, एकदम से पास में आकर वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो थर्मियोनिक इमिशन से फिलामेंट के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का आकर इकट्ठा होना क्या कहलाता है, एडिशन इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, एडिशन इफेक्ट कहलाता है। ध्यान करना, थर्मियोनिक इमिशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का धातु की सतह, फिलामेंट की सतह के बाहर आकर इकट्ठा होना क्या कहलाएगा, एडिशन इफेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडिशन इफेक्ट। मतलब इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाती है। क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक इलेक्ट्रॉन का बादल जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे हम कहेंगे एडिशन इफेक्ट। कब कहेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन थर्मियोनिक इमिशन के द्वारा बाहर निकले। जो टंगस्टन मेटल है, टंगस्टन मेटल में अपन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ेगा। कितना, लगभग 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप गर्म करोगे तब टंगस्टन मेटल से बाहर निकलेगा। टंगस्टन को 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करोगे तब क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उससे पहले इससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है कि टंगस्टन को ही फिलामेंट मटेरियल के रूप में काम में क्यों लेते हैं। एक्सरे ट्यूब में मैंने बताया फिलामेंट मटेरियल के रूप में टंगस्टन काम में लेते हैं, लेकिन टंगस्टन को ही क्यों काम में लेते हैं, ये क्वेश्चन है। ध्यान करना, टंगस्टन इतनी ज्यादा अच्छी मेटल नहीं होती है जितनी टंगस्टन की कुछ एलॉय होती है। आजकल क्या कहते हैं, टंगस्टन की एलॉय या टंगस्टन की मिश्र धातुओं को काम में लेते हैं। फिर भी टंगस्टन की मिश्र धातु क्यों लेते हैं, टंगस्टन ही क्यों काम में लेते हैं, तो इसके कुछ कारण है। सबसे पहला कारण होता है वाई टंगस्टन यूज्ड एज ए टारगेट मटेरियल। तो सबसे पहला इसका कारण होता है कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3370 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा हाई होता है, 3370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अभी मैंने बताया इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आपको कम से कम 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़ेगा। तो 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तो 3370 से बहुत कम रह गया, यानी हम इसको गर्म करके इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल लेंगे। कई धातु ऐसी है कि इस टेम्परेचर तक गर्म करेंगे तो पिघल जाएगी, टंगस्टन के पिघलने की संभावना कम है। क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 3370 होता है, बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, टंगस्टन को मैंने आपको बताया था इसकी जो वायर की डायमीटर होता है 0.2 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर का 5वां भाग, यानी इसको बहुत ही पतले वायर के रूप में ढाला जा सकता है। कैन बी विड्रॉन इनटू थिन वायर, इसको एकदम से पतले वायर के रूप में भी ढाला जा सकता है, पतले वायर के रूप में इसको खींचा जा सकता है, बहुत ज्यादा टूटेगा नहीं, बहुत ज्यादा। और तीसरा, इतना पतला होने के बाद भी, इतना थिन वायर होने के बाद भी इसकी जो वेपोराइजेशन यानी इसके वाष्पीकृत होने की संभावना भी बहुत कम होती है। क्या होती है, वाष्पीकृत होने की संभावना कम होती है, लिटिल टेंडेंसी टू वेपोराइज। इतना ज्यादा गर्म करने के बाद भी क्या होती है, इतना ज्यादा पतला होने के बाद भी इसको गर्म करते हैं तो भी ये नहीं होता कि मतलब जैसे टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता, या इतना होने के बाद भी इसकी वाष्पीकृत, आपको पढ़ा होगा हर टेम्परेचर पर हर मेटल हर चीज क्या होती है, वाष्पीकृत होती है, बहुत चाहे कम अमाउंट में हो ज्यादा अमाउंट में हो, लेकिन इसकी टेंडेंसी क्या है, बहुत कम होती है वाष्पीकृत होने की। तो इन कारणों से टंगस्टन को टारगेट मटेरियल के रूप में चूज किया जाता है, टंगस्टन को काम में लिया जाता है। तो मैंने बताया कि टंगस्टन फिलामेंट के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन आकर इकट्ठे हो जाते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, इनका इकट्ठा होना क्या कहला जाता है,
एडिशन इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? एडिशन इफेक्ट। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन सारे क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। सारे क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन ये फिलामेंट के चारों तरफ आके इकट्ठे हो गए, तो यहां पर इन्होंने क्या कर लिया? एक स्पेस चार्ज बना लिया। क्या बना लिया? एक स्पेस चार्ज। मतलब फिलामेंट के चारों तरफ स्पेस में इकट्ठे हो गए और सारे नेगेटिव नेचर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन्होंने एक चार्ज का एक स्पेस में एक चार्ज क्रिएट कर लिया, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पेस चार्ज। अब देखो, अब मान लो इस फिलामेंट से कोई नया इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा? बाहर आना चाहेगा। कोई नया इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा? बाहर आना चाहेगा। तो इस, जैसे मैं आपको बड़ा लेयर बना दूं, ये फिलामेंट की एक वायर है, ये इसको मैं जूम करके बना रहा हूं, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो रखे हैं। अब कोई नया इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहेगा, तो ये बाहर जो नेगेटिव नेचर के जो इलेक्ट्रॉन, सब पर नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अंदर नहीं आने देंगे। ये क्या करेंगे? इसको, इस पर रिपल्सन पावर या प्रतिकर्षण बल डालेंगे, इसको अंदर ही रहने देंगे, इसको बाहर नहीं आने देंगे। तो जो स्पेस चार्ज के द्वारा नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर आने, जो नए बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना, वो क्या कहलाएगा? स्पेस चार्ज इफेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पेस चार्ज इफेक्ट। मतलब फिलामेंट, जो टंगस्टन फिलामेंट है, इस टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बाहर आकर इकट्ठे हो गए, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लिया, स्पेस चार्ज बना लिया। ये इलेक्ट्रॉन अब फिलामेंट से किसी नए इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं आने देंगे। तो नए इलेक्ट्रॉन को बाहर आने से रोकना क्या कहलाता है? स्पेस चार्ज इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेस चार्ज। और इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन मान लो बाहर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगी? एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। क्या होती है? एक पॉजिटिव जो चार्ज है वो उत्पन्न हो जाता है। तो एक तो ये बाहर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये सारे क्या करते हैं? इस पे प्रतिकर्षण या रिपल्सन बल डालते हैं अंदर के लिए। और दूसरा, ये पॉजिटिविटी क्रिएट होगी इलेक्ट्रॉन बाहर जाने से, ये भी क्या करता है? बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वापस खींच लेता है। अपनी तरफ क्या करता है? वापस खींच लेता है। ध्यान करना, इस समय एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था यहां पर उत्पन्न हो चुकी है। क्या हो चुकी है? एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था उत्पन्न हो चुकी है। इस कंडीशन में क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं नए इलेक्ट्रॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अंदर चले जाते हैं। उतने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अंदर चले जाते हैं। यानी यहां पर मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए। तो इस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होते हैं? मान लो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अंदर चले जाते हैं। तो इस साम्यावस्था की अवस्था में क्या होता है? स्पेस चार्ज के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होगी। अब आपको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? अब आपको इस फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। उस टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा? कुछ और इलेक्ट्रॉन और ज्यादा थर्मल एनर्जी पा जाएंगे, और थर्मल एनर्जी पाकर वो बाहर आ जाएंगे। थर्मल एनर्जी पाकर बाहर आ जाएंगे, यानी इस स्पेस चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। और स्पेस चार्ज में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या कम करनी है, तो आप इस फिलामेंट का टेम्परेचर कम कर दो। कम कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? वापस अंदर चले जाएंगे, यानी आपके फिलामेंट के बाहर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी स्पेस चार्ज के अंदर। तो इसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? एक्सरे ट्यूब के जो ट्यूब करंट है उसको अल्टर कर सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये एक्सरे ट्यूब है, ये एनोड, ये कैथोड। आपने इसको ये यहां से पावर सप्लाई दी है, ये इलेक्ट्रॉन, यहां पे स्पेस चार्ज इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां पे क्या आ गए? स्पेस चार्ज आ गए। अब आपको ये इलेक्ट्रॉन यहां पे टकराते हैं, उससे एक्सरे प्रोड्यूस होती है। जब आप फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। आप केवीपी बढ़ाओगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर खींचे जाएंगे, ज्यादा एक्सरे प्रोड्यूस होंगी। आपको एक्सरेज की संख्या कम करनी है, आप फिलामेंट का टेम्परेचर कम करो, उससे क्या होंगे? स्पेस चार्ज इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन यहां पर कम अट्रैक्ट होंगे, कम एक्सरेज का प्रोडक्शन होगा। तो अब फिलामेंट का इस कंडीशन के अंदर जो फिलामेंट है, जो इसके बाहर जो स्पेस चार्ज में इलेक्ट्रॉन है, वो स्पेस चार्ज में इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा लिमिटेड होते हैं? किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? फिलामेंट के टेम्परेचर के द्वारा कंट्रोल होते हैं। किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? फिलामेंट के टेम्परेचर के द्वारा कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा देखिए, एक्सरे ट्यूब के अंदर ये फिलामेंट हो गया और ये एनोड हो गया।
अब इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम बाहर आएगी वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम इस तरह से आएगी और यहाँ पे टकरा के एक्सरेज होगी। लेकिन आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, अगर एक ही प्रकृति के आवेश एक ही दिशा में गति करते हैं तो उनमें क्या होता है, म्यूचुअल रिपल्सन होता है, आपस में प्रतिकर्षण बल लगता है। उनमें क्या होता है, म्यूचुअल रिपल्सन होता है, आपस में प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम में होती है, ये क्या होती है, स्प्रेड करती जाती है, फैलती जाती है। तो इसको बॉम्बार्डिंग तो करनी थी टारगेट के ऊपर या एनोड के ऊपर, लेकिन ये क्या करती है, एनोड के बहुत बड़े जो टारगेट एरिया, इस टारगेट एरिया से भी इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम ज्यादा फैल जाती है, और कई बार तो इतनी फैल जाती है कि ये क्या करती है, ये एनोड के बाहर पायरेक्स ग्लास के ऊपर भी बॉम्बार्डिंग कर देती है, और कई बार वो इलेक्ट्रॉन इसको पंक्चर करता हुआ बाहर निकल जाता है, एक्स-रे ट्यूब खराब हो जाती है। तो इस इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम को, इलेक्ट्रॉन जो बीम है, इसको आपको इसकी डायमेंशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए फिलामेंट के बाहर एक फोकसिंग कप लगा देते हैं। फिलामेंट के बाहर क्या करते हैं, एक फोकसिंग कप लगा देते हैं। फोकसिंग कप क्या होता है, फिलामेंट को घेरे हुए एक मेटेलिक स्ट्रक्चर होती है। ये लगभग किस चीज का बना होता है, लगभग इसको निकल मेटल, निकल धातु का इसको बनाया जाता है। इसको जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम है, लगभग उसके जितना ही नेगेटिव पोटेंशियल इसको दिया जाता है। इस नेगेटिव पोटेंशियल से क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम के चारों तरफ यहां पर भी क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, जो क्या होगा, इसी नेचर का होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, जिससे क्या होगा, इसकी स्ट्रीम की जो इसकी जो विड्थ है, इसकी डायमेंशन है, उसको कंट्रोल रखेगा। अगर आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगी, तो ये क्या होगा, इसको और भी ज्यादा फोकसित कर देगा। तो एक्सरे बीम को स्प्रेड होने से रोकने के लिए, फोकस करने के लिए हम क्या करते हैं, फोकसिंग कप काम में लेते हैं। फोकस करने के लिए क्या करते हैं, फोकसिंग कप काम में लेते हैं। ये क्या करता है, एक्सरे बीम के स्प्रेड को रोकता है, उसको प्रिवेंट करता है। मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में क्या होता है, एक से ज्यादा फिलामेंट काम में ले जाते हैं। मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में एक से ज्यादा फिलामेंट काम में ले जाते हैं। एक फिलामेंट बड़ा होता है, दूसरा फिलामेंट छोटा होता है। इन फिलामेंट को हम दो अरेंजमेंट में रख सकते हैं, जैसे इस फोकसिंग कप के अंदर एक में तो ये अरेंजमेंट हो गया, इसको बोलते हैं वन अबोव द अदर, और एक में ये अरेंजमेंट हो गया, साइड बाई साइड अरेंजमेंट। एक साइड में, दूसरा दूसरी साइड में, ये वन अबोव द अदर, ये साइड बाई साइड अरेंजमेंट हो गया। इसमें एक फिलामेंट तो होता है छोटा और दूसरा फिलामेंट होता है बड़ा, इसको बोलते हैं स्मॉल फिलामेंट। ये स्मॉल फोकल स्पॉट प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, स्मॉल फोकल स्पॉट प्रोड्यूस करता है। फोकल स्पॉट क्या होगा, हम कल के चैप्टर में देखेंगे। लार्ज फिलामेंट होगा, ये क्या करेगा, ये लार्ज फोकल स्पॉट प्रोड्यूस करेगा, ये लार्ज फोकल स्पॉट प्रोड्यूस करेगा। तो चलो एक्सरे ट्यूब के बारे में आज का ये चैप्टर कंप्लीट है। मैंने कैथोड को लगभग करा दिया है। कल एक छोटा सा चैप्टर और है, वेपोराइजेशन ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट का वेपोराइजेशन कैसे होता है, किन परिस्थितियों में होता है, उनको हम कैसे रोकते हैं, वो देखेंगे। और एनोड के ऊपर हम आगे चलेंगे, एनोड को पढ़ेंगे।